आज हमसे रूबरू हैं उदयपुर के एक मशहूर अभिनेता कविराज लईक। कविराज, आपका स्वागत करते हैं। कविराज, रंगमंच और उसके साथ साथ फिल्मों दोनों में आपने काम किया है। इस वक्त बॉम्बे में आप थोड़ा सा समय गुजार रहे हैं, बताएं क्या स्थिति है और क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ख़ुद पे काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना के चलते बॉम्बे में हालात इतने ज़्यादा नॉर्मल हुए नहीं हैं। दूसरा, इस टाइम ने ख़ुद को निखारने का सबसे ज़्यादा मौका दिया है, तो फिर से बैक टू माय रूट्स थिएटर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, और आने वाली चीज़ों का इंतज़ार ऑब्वियसली। थिएटर में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो इन दिनों कर रहे हो? एक मेरे सोलो प्ले है, उस पे काम चालू है, उसके शोज़ लग रहे हैं, उस पे कर रहा हूँ काम। दूसरा, अभी आई एम प्लानिंग उदयपुर में 2 वर्कशॉप्स करने का, तो नए यहाँ के जितने बच्चे हैं उन सभी के साथ काम करने का। और ख़ुद की बात की जाए तो अपनी बॉडी और अपने आवाज़ पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। थिएटर, इस पर भी कोविड की मार पड़ी जी। और उदयपुर जैसे शहर में और ज़्यादा पड़ी, क्योंकि पहले ही थिएटर कम था और उसमें जो हो रहा था वो कोविड की वजह से और कम हो गया। बताएं कि इस पर कोविड का जो प्रभाव पड़ा है, धीरे धीरे कितना ये हटेगा, कब हटेगा और क्या थिएटर नॉर्मल हो पाएगा? जी, आस तो है सभी को। हाँ, कोविड से इफ़ेक्ट बहुत हुआ है थिएटर पे, स्पेशली क्योंकि अ, आप थिएटर में जब जाते हैं तो देर आर 500 to 1000 पीपल इन एन ऑडिटोरियम, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है क्लोज बैठने से, चाहे कितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। दूसरा, थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए कंटिन्यू आपको रिहर्स करनी है, तो अगर आपकी 20 की टीम है, कोई एक भी बीमार हो गया, सो यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। आई थिंक मई या जून तक शायद चीज़ें नॉर्मल हों और फिर से थिएटर वो अपनी पकड़ से चले। कविराज, कोविड के समय में बहुत सारे ब्रेक्स लगे फिल्म इंडस्ट्री पर। फिल्में लगभग आनी बंद हो गई और कुछ दुर्भाग्य से आते ही पिट गई। बताएं कि ये स्थिति कैसी है और क्या थिएटर में जाकर सिनेमा देखना वापस लौटेगा? जी, ये जो आपने कहा मेरे साथ खुद हुआ। हमारी फ़िल्म शूट हुई थी वो थिएटर के लिए, और कोरोना के चलते वो 2 साल तक रिलीज़ नहीं हो पाई। फिर अंत में उसको ओटीटी पे रिलीज़ होना हुआ। तो वो बिल्कुल ओटीटी और थिएटर का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो फिल्म पहले से ओटीटी के लिए बनती है वो उस पे रिलीज़ हो तो बेहतर है, और जो थिएटर के लिए बनती है वो थिएटर में बेहतर है। लेकिन अभी चूँकि लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो थिएटर्स में वो प्रभाव अभी भी नहीं आ पा रहा, लोग जा नहीं रहे देखने फिल्में। मुझे लगता है कि शायद इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज सब अपनी खुद ही की हेल्प कर लेते हैं अपने ओटीटी में देख के। सब सोचते हैं घर बैठे बैठे देख लेते हैं, तो शायद धीरे धीरे वापस माइंडसेट ऑडियंस का चेंज होगा। ऑब्वियसली हम तो इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड ही रहते हैं कि कब सब ठीक हो। क्या फ़र्क है थिएटर में फिल्म देखने का और ओटीटी में फिल्म देखने का? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो थिएटर में आप वाइड स्क्रीन में देखते हैं, और न सिर्फ स्क्रीन बल्कि एक फ़िल्म में कलर्स, म्यूज़िक, लाइट्स, एवरीथिंग इज़ यूज्ड, कॉस्ट्यूम्स, ऑब्वियसली एक्टर के इमोशंस या डायरेक्टर का काम, डीओपी का काम। तो वो आप जब एक फ़ोन में या अपने टीवी में या टैबलेट में देखते हैं तो वो आपको दिखाई नहीं दे पाता। जो असली मेहनत है वो आप थिएटर में ही देख पाते हैं, एंड देन यू एन्जॉय द थिंग। दूसरा, थिएटर में कहीं ना कहीं आप वो फिल्म जो भी है वो आपको पकड़े रहती है। उस 2 घंटे के दरमियान आप हिल नहीं सकते। घर पे जब आप देखते हैं तो बीच में आप पॉज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है। ओटीटी कहते हैं कि अब सिनेमा या एंटरटेनमेंट के जो माध्यम है इनका भविष्य वहीं पर है। एक तो इस बात से आप कितने सहमत हैं, और क्या ऐसा तो नहीं शने शने जो थिएटर में जाकर फिल्म देखने की परंपरा है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? फिलहाल कोविड ने तो इसी को सपोर्ट किया है, ओटीटी को। पर ख़ास तौर पर हमारी, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस पहले से थोड़ा सा ओटीटी में, ये वहीं का है जो यहाँ आया है, तो वेस्टर्न ऑडियंस ओटीटी को सपोर्ट करती है और वहाँ पे फिल्में आती हैं, बट थिएट्रिकल रिलीज़ बहुत बड़ी फिल्में होती हैं, बाकी जनरली ओटीटी या टीवी पे प्रमोट होती हैं। पर मुझे लगता है कि हम, जो हमारी इंडिया की ऑडियंस है या हम लोग जो हैं, हमारा एक जुड़ाव है थिएटर से, तो मुझे लगता है वो ताली इतनी बजाते हैं लोग, सिक्के फेंकते थे सिक्के फिल्मों में। फेंकते थे। जी बिल्कुल, ताली बजाते, हुटिंग चल रही, या अपने फेवरेट सुपरस्टार को भगवान माना जाता है, और भी बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि वो जुड़ाव शायद कुछ कम हुआ है, पर वो ख़त्म नहीं होगा और शायद कभी नहीं होगा। तो मुझे लगता है थिएटर वापस तो आएंगे, पर हाँ, ओटीटी हमेशा से चैलेंज करेगा थिएटर को, ऐसा मुझे लग रहा है। यहीं पर थोड़ी सी बात करते हैं थिएटर की, और जी। क्योंकि थिएटर को लेकर लोगों की बहुत स्मृतियां हैं। बचपन में किसी व्यक्ति ने कब पहली बार
सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी, वो कैसी फिल्म थी, उसकी कुर्सियाँ कैसी थी, उसमें कितने खटमल थे, ये तक किस्से भी लोग सुनाते हैं। और अब धीरे 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 अब मल्टीप्लेक्स आ गए और आगे पता नहीं क्या भविष्य होगा। ये थिएटर से जुड़ी स्मृतियाँ, उसके बाद मल्टीप्लेक्स का आना और जो सिंगल थिएटर होते हैं जो दक्षिण में अभी भी सौभाग्य से मौजूद हैं, क्या भविष्य देखते हैं? क्या धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स भी कम होंगे और ये जो सिंगल थिएटर हैं कुछ जगह अभी भी बचे हुए हैं, ये बचे कुछ बचे रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? मुझे लगता है भविष्य में अब सिंगल थिएटर्स तो नहीं बचेंगे। शायद एक आध जगह कोई सिर्फ वो जो आपने बोला मेमोरी के लिए रहे, जो हाँ जहाँ पे जैसे शोले चलती है या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई में चल रही है, तो वो कोई एक फिल्म वहाँ चले, क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लेक्स से ही होता है सबको, क्योंकि आप मल्टीपल फिल्म्स लगा रहे हैं। हॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड, बॉलीवुड, तो आप ट्रिपल फिल्म्स लगाते हैं एक जगह। और इवन जहाँ पे रीजनल फिल्म स्ट्रॉन्ग है वहाँ तो रीजनल भी लगती है। तो सिंगल थिएटर का मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा स्कोप है अब। और अब तो ड्राइव इन भी बहुत जगह बन चुके हैं, तो ड्राइव इन भी मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं अब। एंड स्पेशली अब 3D के बाद 5D, 7D, 11D तक आ गया है, तो शायद सिंगल थिएटर तो आई डोंट थिंक ज़्यादा स्कोप है। मित्रों, हमसे रूबरू है अभिनेता कविराज लईक। कविराज, फिल्मों में बहुत सारा पैसा लगता है और अभी तो कुछ आलम ही हो गया, दक्षिण में कुछ ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनमें 400 करोड़, 500 करोड़ या इससे भी ज़्यादा का बजट फिल्म में लगता है। बीते दिनों 83 भी जो दुर्भाग्य से चली नहीं, लेकिन कहते हैं वो भी 200 करोड़ के आसपास में बनी। इतना ज़्यादा पैसा लगाना किसी प्रोड्यूसर को या किन्हीं लोगों द्वारा लगाया जाना, वो क्या OTT के ज़रिए एक तो आ पाएगा, और अगर धीरे धीरे थिएटर नहीं बचेगा तो ये इतना बड़ा पैसा लगाकर प्रोड्यूसर अपना पैसा वापस ले कैसे पाएंगे? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली हर राइट्स होते हैं, सैटेलाइट राइट्स, म्यूज़िक राइट्स। प्रोड्यूसर्स तो कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है लगाया हुआ निकाल लेते हैं, बट अगर बात की जाए उस चीज़ की जिसके लिए वो पैसा लगाया गया है, वो वर्थ इट है या नहीं, तो मुझे लगता है वो वर्थ तो जो थिएटर में उसको मिलती है वो OTT में नहीं मिलती। OTT से आप प्रभावित ज़रूर होते हैं, पर जो थिएटर में आपको उसकी वर्थ मिलती है, जब तालियां बजती है या फिर वो सीटियां आती हैं, तो शायद वो वर्थ उसी की है। दूसरा, चूँकि हम एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहां आजकल लोग रोमांटिक फिल्मों से ज़्यादा टॉपिक बेस्ड फिल्में पसंद कर रहे हैं, या ऑफ बीट जिसे एक टर्म दिया गया है, तो मुझे लगता है जब ऐसी फिल्में ज़्यादा बनने लगेंगी तो शायद बजट अपने आप में थोड़ा कम होगा। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये जो रोमांटिसिज्म का दौर है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो बजट शायद कम होगा एंड देन पीपल विल लव इट, आई थिंक। अर्थशास्त्र की मार थोड़ी सी कोविड के चलते फिल्म इंडस्ट्री पर ज़्यादा पड़ी है, जिनमें शायद आप भी शामिल होंगे। ये बताएं कि ये धीरे धीरे अर्थशास्त्र फिल्मों का कैसे लौटेगा पटरी पर, यानी वहाँ जो फिल्मों में बहुत सारे लोग, सच में जो क्लैप बॉय से लेकर बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले टेक्नीशियन तक वो बेरोज़गार हैं, उनके पास कुछ भी काम नहीं है जी। ये बेरोज़गारी कब थोड़ी सी कम होती दिख रही है आपको, और ये अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था फिल्मों की वापस पटरी पर कब तक कैसे लौट पाएगी? यहाँ मैं OTT को ज़रूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि OTT ने एक फ़ायदा ज़रूर दिया है कि आजकल, क्योंकि हम सिर्फ 3-4 ही प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं, बट अगर ऐसे देखें तो इंडिया में ही 30 से ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं OTT के। और हर प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे लो बजट बन रही हो चाहे हाई बजट हो, प्रोडक्शन तो आपको चाहिए होता है, क्रू आपको चाहिए होता है। तो इसने OTT ने फ़ायदा दिया है इन लोगों को, जो बैकस्टेज लोग होते थे, प्रोडक्शन के लोग होते थे, उनको ज़रूर मदद हुई है। दूसरा, जो आपका दूसरा सवाल है कि कब, तो मुझे लगता है कि शायद अभी साल भर और लगेगा, 1 साल और, क्योंकि अब क्या हो गया है, एक जो OTT का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है कि आप कुछ बनाते हैं एंड OTT उसे एक सर्टेन अमाउंट में आपसे ले लेता है, सो वी आर सैटिस्फाइड विद दैट। बट जब आप फिल्म के लिए बनाते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि हमारा रिकवर हो और उसके अलावा हमें प्रॉफिट भी मिले, तो मुझे लगता है वो प्रॉफिट स्टेज तक जाना तो साल भर और लगेगा। फिल्में, साहित्य और कला, कहते हैं ये समाज और समय के दस्तावेज होते हैं, यानी इस समय जो घट रहा है इनमें नज़र आता है या भविष्य में नज़र आएगा। कोविड-19 जैसा एक तरह से पेंडेमिक आया, इतना भयावह, क्या इसका ठीक ठीक प्रतिनिधित्व हमारे सिनेमा में इस वक्त हो रहा है या होगा?
आई थिंक होगा, अभी तो नहीं बट होगा। हालांकि सॉरी मैं थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, बट कुछ कोविड को ही लेके कुछ पर्टिकुलर फिल्म्स आई हैं और एक आध और प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, अभी उनका आउट नहीं कर सकता मैं। तो शायद मुझे लगता है कि उसको डेलिबरेटली दिखाना या जो एग्जैक्ट सिचुएशंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं जो अवेलेबल हैं, इंडिया इन पेंडेमिक करके और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है उससे फ़र्क पड़ेगा उनका। कविराज, अब आपकी फिल्म की बात करते हैं जो 2 साल तक अटकी रही। बताएं कि वो क्या है और अब उसकी क्या स्थिति है। ये 2016 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, जब नोटों पे किसी ने लिख दिया था सोनम गुप्ता बेवफा है। उसी के ऊपर उसके बाद काफ़ी जो है छोटे मोटे यूट्यूब वीडियोस बने, गाने बने, बट हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने ही लिखी और उन्होंने प्रॉपर फीचर फिल्म लिखी कि उन्होंने कहा कि लोगों को दिखाते हैं, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। सो ये हमने पूरी यूपी में शूट। कौन डायरेक्टर? सौरभ त्यागी, ही इज़ एन डेब्यूटेंट, सुधीर मिश्रा के एसोसिएट थे पहले। सो काफ़ी एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं। तो हमने जब शूट किया ये यूपी में, एंड देन जब ये शूट कर रहे थे, सो इट वाज प्लान टू रिलीज़ ऑन 14 Feb, वैलेंटाइंस डे पे 2020। बट एनी हाउ कुछ डेट्स की प्रॉब्लम आए एंड देन हमने पोस्टपोन किया। उसके बाद कोविड आ गया। अब फिर से हमारा डिसाइड हुआ कि 2021 में 14 Feb पे रिलीज़ होगी, लेकिन थिएटर फिर से बंद हो गए। तो फिर उसकी डबिंग वबिंग कंप्लीट हुई एंड देन फाइनली इट रिलीज्ड इन सितंबर 2021। अब जो हुआ कि वो OTT पे रिलीज़ हुई, ZEE5 प्लेटफॉर्म है, उस पे रिलीज़ हुई। तो उनका नाम क्या है? क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है जी। तो वो जब रिलीज़ हुई ZEE5 पे, चूँकि लोगों में जो एक्साइटमेंट था जब हमने शूट स्टार्ट किया था, तो प्रमोशंस एंड ऑल जो हो रहे थे, लोगों का एक्साइटमेंट थोड़ा थोड़ा कम हो गया। दूसरी चीज़, जब फिल्म आई तो चूंकि वो एक OTT पे थी तो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं। तो मुझे लगता है जो फ़ायदा, और वो सितंबर का महीना उस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है जो फ़ायदा एक्टर्स को या प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को मिलना था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, इस फिल्म के कुछ 1-2 गीत बड़े अच्छे थे। जी, इसके गीत पे काफ़ी मेहनत की थी एक्चुअली हमने भी। हम लोग सभी लोग, हमारे क्रू में सबसे अच्छी चीज़ ये थी हमारे डायरेक्टर की कि हमारे डायरेक्टर कोई भी चीज़ जब आती थी, चाहे गाना हो या डांस हो, तो वो पूरे एक्टर्स को बैठ के साथ में नरेट करते थे। उनका सोलो डिसीजन नहीं होता था कुछ भी। तो गीत इसके वाकई 1-2 गीत तो काफ़ी अच्छे थे, पर OTT की वजह से थोड़ा सा। कविराज, कौन सा गीत इस फिल्म का हमारे लिसनर्स को सुनाओगे? मुझे लगता है इसका गीत जो है रिवाइज्ड वर्जन है, लेके पहला पहला प्यार, जस्सी गिल का। सुरमेदानिया लकी तेरी हील गोरीए, लकी तेरी कुर्ती येलो लैंदी जड़ी फील गोरीए। लकी तेरी सुरमेदानिया, लकी तेरी हील गोरीए, लकी तेरी कुर्ती येलो लैंदी जड़ी फील गोरीए। पागल आशिक लग गया पीछे, मैं तो मर गई है, मैं तो मर गई है। और लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मैं तो मर गई। मोहब्बत हाय 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 तेरे से ही करती हूँ। जिंदा हूँ क्योंकि तेरे पे मैं मरती हूँ। जिंदा हूँ क्योंकि तेरे पे मैं मरती हूँ। ओ करता तू एक एहसान गोरीए, चक चक गब्बरू दी जान गोरीए। करता तू एक एहसान गोरीए, आ चक गब्बरू दी।
हमसे रूबरू हैं उदयपुर के एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता कविराज लईक। कविराज, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है? क्या सच में बेवफा है? ये तो फिल्म से ही पता लगता है लोगों को, पर हाँ कुछ तो है। ये बताएं कि इसमें आपका रोल क्या था और क्या कुछ पर्दे पर नज़र आया आपके ज़रिए? मेरा रोल था जैसे कि आजकल टिपिकल जब हम लोकल लाइट फिल्म्स देखते हैं यूपी बेस्ड एक्सेंट्स की, तो हमेशा दिखाया जाता है हीरो का दोस्त। तो जो हीरो का दोस्त का रोल था वो मेरा रोल था, और मेरे लिए एक बिल्कुल चैलेंजिंग कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि यूपी बेस्ड फिल्म थी, तो वहाँ के एक्सेंट को पकड़ के एक पंडित का रोल प्ले करना, वो भी टिपिकल यूपी के पंडित का, जो एक ब्रह्मचरी पंडित है, पर वो सब कुछ करता है जो आज के जवान लड़के करते हैं। तो मुझे उसमें मज़ा आया, और जब फिल्म आई तो जितनी मेरी उम्मीद थी उससे तो मेरा रोल ज़्यादा ही था। ऑब्वियसली एडिटिंग होती है, गानों की एडिटिंग सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि चूँकि मैं एक प्राइमरी कैरेक्टर में था तो मैं सारे गानों में था, पर गानों से मुझे एडिट कर दिया गया। लेकिन सीन्स भी कुछ एक एडिट हुए, पर फिर भी उम्मीद से ज़्यादा रोल था उसमें। कुछ एक दो डायलॉग आपको इस फिल्म के याद हो तो हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे? उसका जो सबसे टाइटल डायलॉग ही था जो ट्रेलर में मेरी आवाज़ से शुरू होता है कि भैया तुम्हारा जो है प्यार मुकम्मल हो ना हो, पर तुम्हारी बेवफाई के चर्चे जो हैं पूरे हिंदुस्तान में हैं। ये उसका टाइटल डायलॉग था। यानी एक्सेंट तो आपने अच्छा पकड़ा जी। क्या करना पड़ा एक्सेंट के लिए, कुछ अतिरिक्त? जी, हमारे डिक्शन ट्रेनर थे, डायलेक्ट ट्रेनर थे वहीं के लोकल, जिन्होंने हमें पहले वर्कशॉप की। फिल्म स्टार्ट होने से पहले हमने 10 दिन की वर्कशॉप की थी, जिसमें सिर्फ हम एक एक डायलॉग को कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस करते थे। कविराज, सोनम गुप्ता तो बेवफा हो गई, अब बताएं कि आगे कौन सी फिल्म पाइपलाइन में है, या कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म के लिए ही सही, जो आप करने वाले हो? फ़िलहाल 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो OTT के लिए किए हैं, अभी नेम आउट नहीं कर सकते। एक है जो राजस्थान बेस्ड सीरीज़ है सोनाक्षी सिन्हा के साथ में, वो आई थिंक काफ़ी जल्द रिलीज़ होने वाली होगी। वो भी कोरोना के चलते ही रुकी रही, शूट हमने 2020 में ही कर लिया था उसका। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं, बाकी लेट्स सी। इन तीनों में क्या क्या रोल्स हैं आपके, क्या प्ले कर रहे हैं? एक में तो मेरा जो है वही हीरो का दोस्त है, और एक में आई एम सपोर्टिंग कैरेक्टर। हीरो का दोस्त हमेशा एक अच्छे आदमी को ही बनाता है। जी हाँ, अभी तक तो नेगेटिव नहीं हुआ हूँ। सीरीज़ में जो है, सीरीज़ में मेरा थोड़ा सा सस्पेंस है कि आप जब देखेंगे, सो बेसिकली सीज़न 1 में वो अच्छा आदमी हूँ, एंड देन कुछ और होगा सीज़न 2। संगत खराब हो गई। जी जी। हाँ। ये बताएं कि ये जो अभिनय आप कर रहे हैं, थिएटर का अभिनय और साथ में फिल्मों का या OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी जो आप कर रहे हैं, इन दोनों की तकनीक में बुनियादी तौर पर क्या बड़ा बड़ा अंतर है? ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। अंतर तो है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। अगर सिर्फ ऊपरी तरह से बात करूं तो थिएटर थोड़ा सा लाउड है, एंड फिल्म्स में आज सटलनेस डिमांड की जाती है, अनटिल एंड अनलेस आपका कैरेक्टर लाउड हो। दूसरी चीज़, थिएटर में हम इवन वॉइस का खेल होता है। फिल्मों में चूँकि वो लैपल लगा हुआ होता है बिल्कुल आपके नेक के पास, तो इतनी ज़्यादा डबिंग भी कर सकते हैं, डबिंग भी कर सकते हैं, तो प्रोजेक्शन आपको कंट्रोल रखना होता है। प्लस मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि फिल्म एक्टिंग या थिएटर एक्टिंग में से कौन सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है दोनों ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फिल्म में भी आपको हर एक शॉट में आपने हाथ कैसे रखा था या आप मूव कैसे हुए थे, ये स्वयं याद रखना होता है, और थिएटर में भी करना होता है। पर थिएटर में यू कैन चेंज। फिल्म में अगर वो एक बार उसमें शूट हो गया तो आपको हर शॉट में सेम चीज़ रिपीट करनी है, तो मुझे लगता है फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा मुझे फील होता है। कविराज, जाते जाते उदयपुर के तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर वे लोग जो थिएटर या फिल्म या किसी क्रिएटिव माध्यम में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर युवा लोग, उन्हें क्या कहोगे? मेहनत करें सबसे ज़्यादा, और दूसरा मुझे लगता है कि हार ना माने, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक ख़राब दौर चल रहा है कोरोना के चलते, मुंबई में या फिर यहाँ या कहीं भी।
तो अगर आप में टैलेंट है तो काम ज़रूर मिलेगा, बस सही समय का इंतज़ार करें, लेकिन उस समय में बैठे नहीं रहना है। मुझे लगता है मेहनत करनी है और सही जगह पे मेहनत करनी है, ये एक बात है। कविराज लईक, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आभार। थैंक यू।